हेलो फ्रेंड्स, मैं विपुल पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक अयोध्या में। तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं ट्रांसफार्मर के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, ट्रांसफार्मर पर खुला परिपथ परीक्षण से क्या ज्ञात किया जाता है? आपको पता होगा ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर में दो टेस्ट किए जाते हैं। तो यहाँ आपका ओपन सर्किट पूछ रहा है। ओपन सर्किट किसके लिए किया जाता है? तो कोर लॉसेज को निकालने के लिए करते हैं, और कोर लॉस में हमारी होती है हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट। इन दोनों का योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर पर खुला परिपथ परीक्षण करते हैं। चलिए ये देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, ट्रांसफार्मर की ताप वृद्धि सीधे समानुपाती है, मतलब ताप बढ़ेगा तो इसमें क्या बढ़ेगी? तो यहाँ आभासी जो शक्ति है वो आपकी पावर बढ़ जाती है। चलिए ये देखते हैं ट्रांसफार्मर में। प्रश्न नंबर 3, ट्रांसफार्मर पर खुला परिपथ, अभी तो मैंने क्या बोला, परीक्षण किस पर किया जाता है? अभी तक आपने देखा कि ईडी करंट पर आप ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। यहाँ पे किस पर किया जाता है? तो हमेशा किस पर किया जाता है? लो वोल्टेज साइड पर, और हाई वोल्टेज साइड पर आपका क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है? ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो किलो वोल्ट एम्पियर में होती है। मैंने बताया था आप लोगों को अगले सेशन में, मोटर में ट्रांसफार्मर को किस में तो नापते हैं? तो किलो वोल्ट एम्पियर में इसका मेजरमेंट किया जाता है। यही मोटर की बात की जाए तो मोटर किस में होता है? किलोवाट आवर में, और जनरेटर किस में होता है? किलोवाट में। ठीक है, आइए देखते हैं ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है? किलो वोल्ट एम्पियर। प्रश्न नंबर 5, ट्रांसफार्मर में इसके प्राथमिक और द्वितीयक के मध्य कितना प्रतिरोध होता है? ये आपका ट्रांसफार्मर का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेजिस्टेंस आपको देखा होगा कि दोनों तार आपस में अलग अलग होते हैं, बीच में कोर होती है, उस पर वाइंडिंग की जाती है, तो वहाँ रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ट्रांसफार्मर में किस भार शक्ति गुणक पर जीरो वोल्टेज नियमन प्राप्त किया जाता है? तो लीडिंग पर हम क्या करते हैं? जीरो वोल्टेज नियमन प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं अग्रगामी। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7, क्या कम करने के लिए ट्रांसफार्मरों में सोपानित क्रोड का इस्तेमाल किया जाता है? तो तांबे का आयतन कम करने के लिए हम सोपानित क्रोड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब चपटी हुई जो हम यूज करते हैं, इसी वजह से तांबे का आयतन कम हो जाए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत किस पर निर्भर करता है? तो कार्य सिद्धांत ये फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है ट्रांसफार्मर, तो यहाँ फैराडे के नियम पर कार्य करता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, ट्रांसफार्मर में ऊष्मा उत्पन्न का क्षय मुख्यतः किसके द्वारा होता है? मतलब ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो उसकी क्षय, उसको कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो संवाहक द्वारा, संवहन जो आपका होता है ट्रांसफार्मर में, उसके द्वारा हम क्या करते हैं? ऊष्मा को का क्षय करते हैं। चलिए ये देखते हैं प्रश्न नंबर 10, ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग कैसे जुड़ी होती है? आपको पता होगा ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही कोर पर दोनों वाइंडिंगें की जाती हैं, ऊपर और नीचे। तो यहाँ पर कैसे जुड़ी होती हैं? चुंबकीय और विद्युतीय दोनों रूपों से युग्मित होती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, ट्रांसफार्मर का मूल तत्व क्रोड किससे बना होता है? क्योंकि ट्रांसफार्मर में मूल आपका क्या है? क्रोड ही होता है। और क्रोड किसका बना होता है? तो लेमिनेटेड आवरण का बना होता है, यहाँ परतदार आवरण का बना होता है, पतली पतली पट्टियों से, ताकि ईडी करंट को कम किया जा सके। और उसको लेमिनेशन इसी वजह से करते हैं ताकि ईडी करंट आपका कम से कम हो सके। चलिए ये देखते हैं प्रश्न नंबर 12, स्कॉट कनेक्शन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? स्कॉट कनेक्शन आपका
3 फेज से 2 फेज में परिवर्तित करने के लिए यूज होता है। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। ट्रांसफार्मर किस वोल्टेज पर कार्य करता है? तो ये तो पता ही होगा, ट्रांसफार्मर परमानेंट एसी पर कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? ओनली एसी पर, डीसी पर कार्य नहीं करता, क्योंकि डीसी का फ्लक्स आपका डायरेक्ट होता है और इस कारण वहाँ पे ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, क्योंकि चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो ट्रांसफार्मर का जो कार्य है वो एसी वोल्टेज और धारा को अधिक या कम करता है। ठीक, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर क्यों प्रदान किया जाता है? मतलब ब्रीदर का जो उपयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है? तो ब्रीदर आप लोगों को पता होगा, कंजर्वेटर टैंक में लगा रहता है। ये क्या करता है? नमी को अवशोषित करता है। इसमें सिलिका जेल डाला जाता है जो कि ब्लू कलर का होता है, तो वो नमी को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली कैसे जुड़ी होती है? तो आपको पता है कि अभी बताया उसके बीच रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ आपस में कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन तो होता नहीं है, इस वजह से यहाँ पे इंडक्शन के रूप में काम करता है, अर्थात प्रेरणिक रूप से जुड़ी होती है। इलेक्ट्रिकली इसका कनेक्शन नहीं होता, प्राथमिक और द्वितीयक का किसके होता है? प्रेरणिक रूप से जुड़ी होती है। चलिए यह देखते हैं प्रश्न नंबर 17। ट्रांसफार्मर पर लघु परिपथ परीक्षण, यहाँ लघु होना चाहिए। ट्रांसफार्मर पर लघु परिपथ परीक्षण क्या प्रदान करता है? तो अगर शॉर्ट सर्किट से निकालते हैं तो पूर्ण लोड पर कॉपर हानि को जनरेट करता है। मतलब कॉपर लॉस को हम ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। ट्रांसफार्मर में क्या स्थिर रहता है? तो आपको पता है वोल्टेज और करंट तो ट्रांसफार्मर चेंज करता है, बाकी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता और साथ में पावर को भी चेंज नहीं करता। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग को और क्या कहते हैं? तो द्वितीयक वाइंडिंग आपको अभी बताया, ऑटो ट्रांसफार्मर पर एक ही कोर पर दोनों वाइंडिंग की जाती है, अर्थात हम बोल सकते हैं द्वितीयक वाइंडिंग को कॉमन वाइंडिंग। तो इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं कॉमन वाइंडिंग होती है। प्रश्न नंबर 20। ट्रांसफार्मर में भारहीन नो लोड धारा जो होती है वो कितनी होती है? तो यहाँ पे कह रहा है नन साइनसोडल होती है, मतलब गैर ज्यावक्रिय होती है। चलिए ये देखते हैं प्रश्न नंबर 21। ट्रांसफार्मर के तेल की श्यानता कैसी होनी चाहिए? श्यानता का मतलब जो चिपचिपापन होता है वो कैसा होना चाहिए? तो कम होना चाहिए। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। ट्रांसफार्मर के तेल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए? मतलब परावैद्युत सामर्थ्य कैसा होना चाहिए? तो आप कहेंगे ट्रांसफार्मर में उच्च होनी चाहिए। सामर्थ्य क्या होना चाहिए? ट्रांसफार्मर के तेल का उच्च होना चाहिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 23। एकल फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग समांतर में केवल तब किया जाता है जब उनके वोल्टेज आपस में बराबर अगर होंगे वोल्टेज, तभी हम समांतर में उसका उपयोग करेंगे। साथ में फेज सीक्वेंस भी समान होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी समान होनी चाहिए, तब हम समांतर में क्या करते हैं? यूज करते हैं। चलिए ये देखते हैं प्रश्न नंबर 24। ट्रांसफार्मर तेल का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो यहाँ बोल रहा है विसंवाहक मतलब इंसुलेशन के लिए और शीतलक कूलिंग प्रदान करने के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। मतलब ये बीच में इसलिए डाला जाता है ताकि आपका इंसुलेशन भी रहे, अर्थात दोनों वाइंडिंग आपकी शॉर्ट सर्किट ना हो, और साथ में कूलिंग मतलब हीट हो जाने को ठंडे करने के लिए भी हम कूलिंग के लिए भी तेल का उपयोग करते हैं। तो ये दोनों काम करता है, विसंवाहक और शीतलक दोनों। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान किसे शॉर्ट किया जाता है? आपको पता है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आप क्या करेंगे? तो लो वोल्टेज को आप शॉर्ट कर देंगे और हाई वोल्टेज पर हम इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे।
तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस को जनरेट करते हैं। चलिए ठीक है, सो थैंक यू।